बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन सलामुन अलैकुम। मैं हूं साजिद रिजवी। आप तमाम नाजरीन देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। ये करियर काउंसलिंग प्रोग्राम है जिसमें हम आपकी मदद करते हैं कि आप बेस्ट करियर कैसे चुन सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन फिज़िक्स। अगर आप फिज़िक्स को एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं उसके बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आती है आपकी ज़िंदगी में। करियर इन फिज़िक्स में बात करने के लिए आइए हम मुलाकात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फैकल्टी मैथ्स एंड ब्रांच मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब SM रज़ा सर, जो एक मोटिवेटर और बेहतरीन करियर काउंसलर भी हैं। हर हफ्ते हमारा साथ देते हैं हमारे प्रोग्राम में। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम और तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगेन वेलकम है आपका इस शो पे। और आज जैसे हम लोगों ने पहले करियर इन केमिस्ट्री के बारे में बात की और उसके पहले करियर इन बायोलॉजी के बारे में बात किया था, अब फिज़िक्स एंड देन उसके बाद मैथमेटिक्स की बारी है। तो आज पूरा प्रोग्राम करियर इन फिज़िक्स के फील्ड में कैसे आप अपना फ्यूचर तलाश कर सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर सारी बातें मैं आपके सामने रखूँगा। जी बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह पूरी डिटेल आज व्यूअर्स को दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले उन हस्तियों के बारे में जान लेते हैं, उन मशहूर हस्तियों के बारे में जिन्होंने फ़िज़िक्स के ज़रिए दुनिया को बहुत कुछ दिया है और आज वो हस्तियाँ मतलब याद की जाती हैं कि फ़िज़िक्स की दुनिया में उन्होंने क्या क्या दुनिया को दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि उन हस्तियों के बारे में आप पहले बताएं कि जिन्होंने फ़िज़िक्स को चुना और अपने टैलेंट के ज़रिए दुनिया को बताया कि देखो ये फ़िज़िक्स है, इससे बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। बेसिकली जो भी बच्चे साइंस पढ़ते हो, ख़ास तौर से मैं उन बच्चों से मुखातिब हूँ कि आप जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके बारे में एक बार उनकी ज़िंदगी को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बड़ी इंस्पिरेशनल उनकी ज़िंदगी है। आप देखेंगे बड़ी मुश्किल हालात से उन लोगों ने अपने आप को आगे निकाला है और यही चीज़ आपको बहुत इंस्पायर भी कर सकती है। इनफैक्ट जब आप NCERT की किताब उठाएंगे, वो 11th या 12th किसी भी क्लास की हो और किसी भी सब्जेक्ट की, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो की हो, तो आप देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी साइंटिस्ट के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत डिटेल लिखा होता है। जी। और ख़ासतौर से नीट का जो बच्चा है, जो नीट की तैयारी कर रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस किसी साइंटिस्ट की ज़िंदगी पे, कब उसका डेट ऑफ बर्थ है, क्या उसने काम किया, क्या उसका बैकग्राउंड है, उस पर भी आजकल सवाल आने लगे हैं। तो साइंटिस्ट की ज़िंदगी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। जी। देखिए, मैं इसलिए इस बात को रखना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे अपनी जो प्रेजेंट जो उनकी सिचुएशन होती है, जो उनके हालात होते हैं, कहीं घर में इकॉनमी या और दीगर परेशानियों की वजह से वो कहीं उनकी ज़िंदगी लड़खड़ाने लगती है और तालीमी जो उनका सिलसिला है वो कहीं ना कहीं टूटने लगता है। लेकिन आप महसूस करें, चाहे आप न्यूटन को ले लें या आप आइंस्टाइन को ले लें, पास्कल को ले लें, आप आर्किमिडीज को ले लें, आप फेराडे को ले लें, आप कूलम्ब्स को ले लें, आप इस तरह के मैक्सिमम जितने भी साइंटिस्ट आपको दिखाई देंगे, जब आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किस मुश्किल हालात से इन लोगों ने अपने आप को बाहर निकाला है। खासतौर से मैं न्यूटन का यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि फिजिक्स अगर आप कहीं भी बात करेंगे तो किसी साइंटिस्ट का जिक्र हो या ना हो, लेकिन न्यूटन और आइंस्टीन के बारे में लोग ज़रूर आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। बिल्कुल। न्यूटन, आप महसूस करें, पैदाइश के 2 या 3 महीने कबल उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है और जब आप पैदा हुए तो उसके बाद आपकी मदर ने दूसरी शादी कर ली और उसके बाद आपकी ज़िंदगी अपने नानी के साथ गुजरी है और एक किसान फैमिली से आप बिलोंग करते थे। महसूस करें, आप बड़ी इब्तदाई परेशानियों से आपने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। पेपर हॉकर का भी आपने काम किया और लेकिन पढ़ाई का सिलसिला आपने छोड़ा नहीं और आप महसूस करें कि जो आपने काम किया फिज़िक्स की दुनिया में, मैं कहता हूं कि न्यूटन से ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। तो मैं कह सकता हूं न्यूटन के लिए लोग कहते हैं कि ही वॉज ग्रेटर एमंग ग्रेटेस्ट में ग्रेटर होना, दैट इज न्यूटन। और अगर उसी तरह से आप आइंस्टाइन की जिंदगी को आप देखेंगे तो वहां से एक सबक बड़ी जबरदस्त मिलती है, खासतौर से पेरेंट के लिए मैं कहना चाहता हूं। कभी कभी क्या होता है कि किसी बच्चे के किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ जाते हैं तो आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, बच्चे की लियाकत पे आप क्रॉस फिंगरिंग करने लगते हैं, क्वेश्चन एराइज करने लगते हैं। लेकिन आइंस्टाइन को देखें, आप सोशल स्टडीज़ में फेल हुआ करते थे, आप महसूस करें, लेकिन साइंस में क्या आपकी लियाकत थी और जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने दुनिया के सामने पेश किया वो अपने आप में नायाब है। तो हमेशा बच्चे की टैलेंट को पहचानें और देखें कि वो किस फील्ड की तरफ अपना रुझान रखता है, उसमें आप लेके चलें, इंशाल्लाह बच्चा एक्सेल करेगा, कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, ये तो वो मशहूर हस्तियां थी जो मतलब दुनिया में नाम कमा चुकी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इंडियन कोई साइंटिस्ट का जिक्र आप बता सकते हैं? बेहतरीन डॉक्टर CV रमन के बारे में आप देखें, मेघनाथ साहा के बारे में देखें, होमी जहांगीर भाभा के बारे में आप देखें,
उसके बाद के कस्तूरी रंगन जो आजकल देखें आप नए एजुकेशन पॉलिसी पे उन्होंने काम किया, उनके बारे में आप पढ़ें। डॉक्टर के शिवन जो आपके इसरो के चेयरमैन हैं, उनके बारे में पढ़ें। और आगे बढ़ते बढ़ते जो 11th के बच्चे खास तौर से जो जेई की प्रिपरेशन करते हैं, वो एक किताब जरूर पढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा। एच.सी. वर्मा बेहतरीन एक ऑथर हैं फिजिक्स के, और एच.सी. वर्मा के बारे में यहाँ से मैं ज़रूर बताना चाहूँगा साजिद साहब। सोचें, एक ऐसा ऑथर जिसकी किताब फिजिक्स में इंडिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती हो, उस आदमी ने 6ठी क्लास तक स्कूल का मुंह नहीं देखा, घर पे बैठ के पढ़ाई की और 7वीं क्लास से स्कूल जाना शुरू किया। और मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छे मार्क्स उनके 8, 9, 10 में नहीं आते थे, लेकिन टीचर्स को, जो उनके स्कूल के टीचर थे, उनको इनके टैलेंट पे भरोसा था, और इनके फादर को भी। और वो हमेशा इनके फादर से कहते थे कि ये बच्चा कम नंबर जरूर ला रहा है, लेकिन इसका टैलेंट सब्जेक्ट की तरफ बहुत है। और एच.सी. वर्मा एक बात जो अपने इंटरव्यू में कहते हैं, वो तमाम बच्चों से मैं यहाँ कहना चाहूंगा, देखिए कभी भी पढ़ाई आप मार्क्स ओरिएंटेड होकर मत करें, आप नॉलेज लेने के लिए पढ़ाई करें। क्यों? इसलिए वेरी ट्रू। क्यों? इसलिए कि अगर आप मार्क्स लेने के लिए पढ़ेंगे तो हो सकता है सब्जेक्ट आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट को समझ के पढ़ेंगे तो मार्क्स आएगा ही आएगा। तो प्रायोरिटी हमेशा सब्जेक्ट को समझने के ऊपर आपको देना है। साइंस समझने की चीज है, याद करने की चीज नहीं है। ओके, पर डेफिनेशन तो हम लोग हमेशा सर रट्टा ही मारते हैं, उसको रटना नहीं है। यही तो मैंने कहा कि उसको भी समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है शुरुआती दौर में, लेकिन उसके बाद आसान हो जाता है। साइंस तो आपकी जिंदगी में शामिल है, आप अपनी जिंदगी से उसको समझने की कोशिश करें। आप कैसे चल रहे हैं, चलने में फ्रिक्शन कितना लग रहा है, एनर्जी कहाँ लग रही है, फोर्स कहाँ लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन कहाँ हो रहा है, कहाँ पे आपका प्रेशर का एप्लीकेशन है, कहाँ एनर्जी का एप्लीकेशन है। ये सब सारी चीजें आपकी जिंदगी से अटैच हैं, बस आपको एक बार निगाह उठानी है और उसको इंटरेस्ट लेके समझने की कोशिश करना है। ओके, बहुत शुक्रिया सर। लेकिन हम देखते हैं कि फिजिक्स अगर एज अ सब्जेक्ट हम देख रहे हैं, तो शुरुआती दौर से जब से हम पढ़ाई शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ होता है, और हम में से बहुत कम लोग हैं जो जानते होंगे कि फिजिक्स में हम करियर भी बना सकते हैं। कभी बचपन से किसी ने फोकस ही नहीं करवाया कि आप फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स में आप जाके अपना करियर बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फोकस अगर ज़्यादा रहा है तो बायो या फिर आगे चल के इंजीनियरिंग की तरफ मैथ के ज़रिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि फ़िज़िक्स जो बचपन से हमें पढ़ाई जाती है, वो आगे चलकर हमें काम आने वाली चीज़ है, या बस एक ऐसा सब्जेक्ट जोड़ दिया जाता है उन सब्जेक्ट में कि हम सिक्योर कर सकें मार्क्स? फिजिक्स के बारे में पहले बताता हूँ कि फिजिक्स है क्या। बेसिकली फिजिक्स मोशन, फोर्स और एनर्जी, ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं, बेसिकली इसी की ब्रीफ स्टडी है। देखें, चीज़ों का चलना आम जिंदगी में आप देख लें, फोर्स का लगना और एनर्जी का एप्लीकेशन। कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं दिखाई देगी जो इन तीनों चीज़ों से खाली है, कहीं ना कहीं इसके एप्लीकेशंस आपको ज़रूर मिलेंगे। अब आज हम लोगों ने जो फिजिक्स का प्रोग्राम किया है, करियर इन फिजिक्स, उसमें पिछले प्रोग्राम में आपने असरा जैनब की बात की थी और उन्होंने सवाल भी किया था कि फिजिक्स को कैसे समझा जाए। आप ये बताएं कि अगर आप हिस्ट्री का कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, पूरी हिस्ट्री आपने किसी किंग के बारे में पढ़ा, उसकी सल्तनत के बारे में पढ़ा, लेकिन जब आप उस हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो वहां जरूरत किस चीज की होगी कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, ताकि आप उस पूरे कंटेंट को प्रॉपरली ग्रामेटिकली, विदाउट ग्रामेटिकली एरर आप उसको रिप्रेजेंट कर सकें। सब्जेक्ट हिस्ट्री है, लेकिन प्रेजेंट करने के लिए लैंग्वेज का आपका सहारा वहां पे इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज पे कितना आपको उबूर है, कमांड है, तभी आप उस पूरे इवेंट को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली मतलब वो अदर सब्जेक्ट की तरह नहीं है, जैसे कि हमने पढ़ा तो अपने ओन वर्ड्स में हम लिख सकते हैं, राइट। अब यहीं पे फिजिक्स है। फिजिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो लैंग्वेज है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बेसिकली लैंग्वेज है फिजिक्स को एक्सप्रेस करने की, समझने की। तो मैं कहूंगा कि अगर आपको फिजिक्स में आगे बढ़ना है तो मैथमेटिक्स की तरफ रुझान आपका होना ही चाहिए, क्योंकि न्यूटन का मैंने जिक्र किया, न्यूटन एक अच्छे फिजिसिस्ट के साथ एक ग्रेट मैथमेटिशियन भी थे। बाइनोमियल थ्योरम में आपने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। इस तरह से बहुत सारी चीज, पूरी डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस पे आपका काम है। तो एक फिजिस्ट होने के साथ साथ एक ग्रेट मैथमेटिशियन, पास्कल के बारे में मैं कहूंगा, एक बहुत अच्छे फिजिसिस्ट भी एज वेल एज एक ग्रेट मैथमेटिशियन भी। आर्किमिडीज के बारे में कहूंगा, दोनों फील्ड में उन्होंने काम किया। तो बेसिकली मैथ्स यहां पे आपका एलिमेंट्री लेवल पे अच्छा होना चाहिए। फिजिक्स अपने आप ही आप डेफिनेटली एक बेहतरीन तरीके से फिजिक्स को आप अपने हाथ में ले सकते हैं। ओके, तो जो बचपन से हम पढ़ाई कर रहे हैं वो आगे चलकर हमें काम आएगा, जो हमारा श्योर। ओके, ऐसा नहीं है कि आगे चलकर हमें फिजिक्स को सिर्फ मार्क्स के लिए ही रखना पड़ेगा कि हमारा मार्क्स थोड़ा अच्छा आता रहे। साजिद साहब देखिए, फिजिक्स का आप एप्लीकेशन समझें
अगर आपको मेडिकल साइंस में जाना है तो फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट आपको लेना है, इंजीनियरिंग में जाना है तब भी आपको फिजिक्स हाँ लेना सर, है। ये सवाल भी है क्यों ऐसा है कि फिजिक्स दोनों तरफ है, चाहे बायो और चाहे मैथमेटिक्स की तरफ जाएं जी, तो फिजिक्स तो रहेगा ही। अब आप आ जाएं मेडिकल साइंसेज की तरफ आ जाएं, आप देखें पूरी आपके पास एमआरआई मशीन है, कंप्लीट फिजिक्स पे काम करेगी, एक्सरे मशीन है, कंप्लीट फिजिक्स पे काम करेगी, ईसीजी मशीन है, कंप्लीट फिजिक्स पे आपकी काम करेगी, रोबोटिक सर्जरी है, कंप्लीट मशीन पे आपकी काम करेगी, वैक्सीन में जितने सारे रिसर्च हैं उसमें कंप्यूटेशनल डाटा कंप्लीटली वहां पे भी फिजिक्स आके काम करेगी। तो फिजिक्स आजकल मेडिकल साइंसेज में कंप्लीटली जाके इन्वॉल्व हो गई है। और एक और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखा होगा आपने कि कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनकी थेरेपी होती है, आपने सुना होगा, वो जो रेडिएशंस जो दिए जाते हैं वो भी फिजिक्स का ही एक एप्लीकेशन है। तो फिजिक्स मेडिकल साइंसेज की तरफ है। बात इंजीनियरिंग के आ जाए, पूरी इंजीनियरिंग कंप्लीटली अगर मैं कहूं अगर बेस्ड है तो वो फिजिक्स पे है। चाहे आप पूरी की पूरी मैकेनिकल ले लें, मैकेनिक्स है फिजिक्स की ब्रांच, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लें, वो आप मॉडर्न फिजिक्स है फिजिक्स की ब्रांच, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लें, पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फिजिक्स की ब्रांच है। इस तरह से फिजिक्स इंजीनियरिंग में भी और एज वेल एज मेडिकल साइंसेज दोनों में कंप्लीटली मैं कहूंगा एक पिलर के तौर पे काम कर रही है। ओके, तो यानी आप चाहे बायो की तरफ जाएं चाहे मैथ्स की तरफ जाएं, फिजिक्स आपके साथ रहेगी, एकदम रहेगी। और मैं तो यहां पर एक और बात कहना चाहता हूं, आज जो मेडिकल साइंसेज आप देख रहे हैं, देखेंगे आप आने वाले 8-10 साल में मेडिकल साइंस का स्ट्रक्चर बहुत चेंज होता हुआ दिखाई देगा और मैक्सिमम चीजें रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से मेडिकल साइंसेज में की जाएंगी, यानी फिजिक्स कंप्लीटली उसमें अपने आप को इम्बेड करा चुका होगा। ओके, तो ये तो आपने बताया कि फिजिक्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अगर एक बच्चे को 10th और 12th के बाद करियर बनाना है, तो हाउ टू मेक अ गुड करियर इन फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट? अब फिजिक्स अगर आपकी अच्छी है तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपने मैथ्स ले लिया तो आप इंजीनियरिंग के साइड निकल सकते हैं, या अगर आपने फिजिक्स के साथ बायो ले लिया तो आप मेडिकल साइंसेज की तरफ निकल सकते हैं। अगर सिर्फ फिजिक्स लिया, हाँ, ऐसा कुछ? अब अगर आपने फिजिक्स लिया तो सबसे पहले आप क्या करें, 12th के बाद आप बीएससी फिजिक्स करें। ओके, यानी 3 साल का बीएससी ऑनर्स आप फिजिक्स ले लें, और बीएससी ऑनर्स फिजिक्स लेने के बाद जैसे ही आप मास्टर्स में आएंगे तो अब वहां से फिजिक्स की दीगर फील्ड आनी शुरू हो जाएगी। जैसे आपने बहुत सारे बच्चों का सुना होगा एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, एस्ट्रोफिजिक्स आ जाएगी, जियो फिजिक्स आ जाएगी, नैनो फिजिक्स आ जाएगी, मैकेनिकल फिजिक्स आ जाएगी। यानी इस तरह के फिजिक्स के तकरीबन 12-14 एक कॉमन से मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी स्ट्रीम्स हैं जो निकल के आपके सामने आ जाएंगी। तो फिजिक्स में ऑप्शन की कमी नहीं है, ऑप्शन की कमी नहीं है। अच्छा, बेसिक फिजिक्स है और कुछ अप्लाइड फिजिक्स है, ऐसा कुछ है? बात मैं अप्लाइड फिजिक्स की कर रहा था। तो अप्लाइड फिजिक्स क्या होती है, जैसे आपने इंजीनियरिंग किया और उस इंजीनियरिंग के स्ट्रीम में जितनी फिजिक्स की नीड होगी वो जो आप फिजिक्स पढ़ेंगे दैट इज नोन एज योर अप्लाइड फिजिक्स। ओके सर, आप हमेशा बताते हैं कि आपको किसी सब्जेक्ट की तरफ रुझान हो और उनकी कुछ टिप्स बताते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट की तरफ रुझान है। हमें कैसे पता चलेगा अगर किसी बच्चे को फिजिक्स की तरफ बढ़ना है तो वो फिट है करियर के लिए फिजिक्स में या नहीं है, उसके लिए कुछ टिप्स बताना चाहेंगे आप? ऑफ कोर्स, अब देखें बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि कोई अगर टॉय आता है तो उसको मतलब टॉय को ख़राब नहीं करते बल्कि नए सिरे से उसको बनाने की कोशिश करते हैं। कहीं से मैग्नेट ले लिया, मैग्नेट से कुछ बनाना शुरू कर दिया, डिसेंबल कोई एक बल्ब ले लिया और उसको वायर कहीं से कनेक्ट करके फिर वो बल्ब को उसको ऑन करने की कोशिश किया। कुछ ना कुछ इस तरह का वर्क जो मैकेनिक्स से, मशीनरी से, इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेटिज्म से अटैच हो, सर्किट से अटैच हो, अगर उसको करने की बच्चे कोशिश करते हो और साथ साथ उनका मैथमेटिक्स में रुझान हो तो फिजिक्स में ऐसे बच्चे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो फिजिक्स और मैथ्स दोनों का कॉम्बिनेशन है या फिर मतलब अलग भी हो सकते हैं आगे चल के? आगे चल के आप अप्लाइड फिजिक्स, जब आप फिजिक्स में एक्सेल करेंगे, मास्टर्स करेंगे, तो जैसे मैंने आपको कहा कि फिजिक्स जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे वहाँ मैथमेटिक्स का इंटरवेंशन फिजिक्स में ज़्यादा होता जाएगा। यानी फिजिक्स को आप एक्सप्रेस करेंगे ही मैथ्स के लैंग्वेज में। ओके, तो मैथ्स बेसिकली एक टूल हो जाएगी फिजिक्स को समझने या एक्सप्रेस करने के लिए। तो लीडिंग इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, टॉप इंस्टीट्यूट इन इंडिया, तो कौन कौन से हैं जो आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? फाइन, अगर आपने 12th किया, 12th के बाद अगर आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करने हैं तो बेस्ट जो इंस्टीट्यूशन, सबसे बेस्ट जो इंडिया में इंस्टीट्यूशन निकल के आएंगे उसमें पहला IISc बेंगलोर, देन इसके बाद सारे IITs में 4 साल 5 साल का
इंटीग्रेटेड BS प्लस MS इन फिजिक्स का की ब्रांच ऑलरेडी है, सारे IITs में है। कुछ NITs में भी हैं आपके पास। इसके बाद IISER में है, जो 6-7 जिनके नंबर्स हैं उनमें है। फिर IIST तिरुवनंतपुरम है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे दिल्ली में जाएं आप, स्टीफेंस कॉलेज है आपका, हिंदू कॉलेज है। ये 2 बहुत ही फेम कॉलेजेस हैं आपके BSc ऑनर्स फिजिक्स के लिए। जामिया मिलिया हो सकता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो सकती है, मुंबई यूनिवर्सिटी में BSc ऑनर्स फिजिक्स आप ले सकते हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी ले सकते हैं, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में भी आप BSc फिजिक्स आप ऑनर्स ले सकते हैं। तो जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसमें भी आपको फिजिक्स की ब्रांच मिलेगी। और इसके अलावा जैसे मैंने अर्ज किया, IISc, IIST, IISER, सारे IITs एंड सम NITs में BS प्लस MS का फिजिक्स में ऑप्शन मौजूद है। ओके, थैंक यू सर। ये तो टॉप इंस्टीट्यूट के बारे में आपने बता दिया, लीडिंग इंस्टीट्यूट इंडिया के, जहाँ से आप फिज़िक्स चूज़ करके अपना करियर बना सकते हैं। एक छोटा सा सवाल है, मैं जानना चाहूँगा कि अभी अगर कोई बच्चा डिसाइड करना चाहे कि वो फिज़िक्स को एज अ करियर ऑप्ट करता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसकी तरफ आपको इशारा कर सकते हैं कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है उसे। श्योर। आप देखिए, अगर आप 10th में हो और आपका रुझान फिजिक्स बहुत अगर आपको अच्छी लगती हो और आपको लगता हो कि आपको फिजिक्स में रिसर्च करना है, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप 11-12 PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आप ले लें। ओके, 12 बहुत अच्छे स्कोर के साथ करें। परसेंटेज हमेशा आप कोशिश करें, आजकल तो अच्छे बच्चों की परसेंटेज 80+ ही होती है, 90s में जाती है, 95%। हम लोग तो बार बार यहाँ से रिजल्ट भी बच्चों को बताते हैं कि कितने अच्छे बच्चों के रिजल्ट आजकल आ रहे हैं। देखिए, शोएब आफ्ताब का फिर से जिक्र कर रहा हूँ, 720 आउट ऑफ 720 नीट। तो स्कोर आजकल बच्चों के बहुत जा रहे हैं आगे। तो आप 11-12 कर लें, अच्छी परसेंटेज लें और उसके बाद कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूशन को आप सेलेक्ट करें। क्योंकि बात यही है, अगर आप रिसर्च करना है तो वहाँ लैब की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए और जो बच्चे आपके साथ हों, आपके कुलीग, आपके क्लासमेट हों, कुलीग तो नहीं कह सकता, आपके जो क्लासमेट हों वो भी बच्चे अच्छे होने चाहिए। और ऐसा तभी होगा जब इंस्टीट्यूट प्रीमियर होगा। तो IITs से करें, IISER से करें, IIST से करें, IISc बेंगलुरु से करें, या जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसमें डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से आप BSc एंड MSc का प्रोग्राम जो है वहाँ से आप करने की कोशिश करें। कोई एंट्रेंस एग्जाम है जिसके जरिए हमें बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सके? फाइन। IISc के बारे में कहना चाहूँगा, KVPY 11th या 12th में आप ये स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होता है, इसमें रैंक ला के आप IISc बेंगलोर में फिजिक्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आप ले सकते हैं। इसके अलावा JEE मेंस प्लस एडवांस दे के आप अगेन IISc में जा सकते हैं, IITs में जा सकते हैं, आप IISER में जा सकते हैं, IIST में जा सकते हैं, और इसके अलावा JEE मेंस से कुछ NITs में जा सकते हैं। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मार्क्स पे एडमिशन होता है। और ध्यान रखें, अगर BSc ऑनर्स फिजिक्स आपको टॉप कॉलेज में चाहिए तो आपका बोर्ड में 95% से ज़्यादा होना चाहिए, 95% से ज़्यादा होना चाहिए। फर्स्ट कट ऑफ उससे कम नहीं जाती है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में अगर आपको BSc ऑनर्स फिजिक्स करना है तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा और इसके लिए 12th में एटलीस्ट आपके पास 60% होना चाहिए। ओके, ये तो आपने बता दिया कि एडमिशन लेने का तरीका क्या है। अगर अब मैं जानना चाहूँ कि वर्क डिस्क्रिप्शन के बारे में आप बताएं, कहाँ पे हमें काम करना होगा, वर्क प्लेस हमारी क्या होगी, हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा अगर हम फिजिक्स चुनते हैं? बहुत अच्छी जो फिजिक्स की जो का एप्लीकेशन जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, फिजिक्स जैसे आप पढ़ेंगे रिसर्च की तरफ निकलेंगे। इसके अलावा एक और भी फिजिक्स की बहुत अच्छी ब्रांच है विच इज़ नोन एज इंजीनियरिंग फिजिक्स। फिजिक्स प्लस इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन ये ऑलमोस्ट IITs में मौजूद है। और आपको बताना चाहूँगा यहाँ से ख़ास तौर से सारे बच्चों को कि IITs में अगर आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स में BTech लेना है और टॉप के IITs में लेना है तो आपका रैंक 3000 के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की चॉइस बहुत ज़्यादा इस सब्जेक्ट की तरफ आने लगी है। दूसरी बात एक और यहाँ मैं रखना चाहता हूँ, MSc फिजिक्स अगर आपने कर लिया तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पे वैकेंसी ऐसी आती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आप BTech हो या MSc फिजिक्स हो। तो MSc फिजिक्स को भी किसी किसी इंस्टीट्यूशन में जॉब के लिए इक्विवेलेंट टू इंजीनियरिंग, इन दोनों के बराबर, दोनों के लिए सेम वैकेंसी आती है। आइदर आप BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स हो या MSc फिजिक्स आप हो, तो फिजिक्स के ऑप्शंस आपके लिए बहुत ज्यादा आगे हैं। ओके, नहीं, जो मेरा सवाल था वर्क डिस्क्रिप्शन के, कहाँ पे हमें वर्क करना पड़ेगा? फाइन। अब यहाँ से आ जाएं। एक तो सबसे पहले अगर आपने MSc प्लस अगर आपने रिसर्च कर लिया, PhD कर लिया, तो आप लैब में एज अ साइंटिस्ट लग सकते हैं। कंप्यूटर फील्ड में भी फिजिक्स का बहुत सारा एप्लीकेशन है। पूरी मिशनरी यानी मैकेनिकल इंडस्ट्री में आपका पूरा एप्लीकेशन है।
पूरा आप रेडियोलॉजी का जितना सारा डिपार्टमेंट है, यानी मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी आपका यूज़ हो सकता है। वहाँ पे एज आप असिस्टेंट वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आगे चल के लेक्चर या प्रोफेसर बनना चाहें फिजिक्स के फील्ड में, वो भी आपके लिए करियर ऑप्शन निकल सकता है। और अगर आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज देना है तो फिजिक्स को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। और अगर आपको एयरफोर्स में पायलट बनना है तो आप FCAT का एग्जाम आफ्टर बीएससी फिजिक्स देके एयरफोर्स में पायलट बन सकते हैं। और अगर आपको MCA करना है तो बीएससी फिजिक्स करने के बाद अगर आप चाहें तो MCA भी कर सकते हैं। तो इतने सारे आपके लिए वर्क के सारे ऑप्शंस निकल के सामने आ जाएंगे। ओके, अभी इसकी डिमांड मतलब जैसा आप बता रहे हैं फिजिक्स की, तो हमारे ख्याल से टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में ग्लोबली इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। साइंस कर सकते हैं क्योंकि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली साजिद साहब, साइंस में अगर 3-4 ब्रांच ले लें, फिजिक्स, मैथमेटिक्स को तो साइंस नहीं कह सकते क्योंकि वो लैंग्वेज है साइंस को समझने का। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और में ले लें अगर आप, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर ऑप्शन कहीं निकल के आएगा तो वो फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स आगे चल के मैथ्स को भी अपने अंदर लेगी और टेक्नोलॉजी को भी अपने अंदर लेगी। तो एक तरह से दोनों तीनों चीज आपके साथ मिलके आ जाएगी। और अभी तो जमाना है, क्या आने वाले टाइम में इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज का जमाना आने वाला है। तो अब तो ऐसा भी होगा कि बायो के साथ फिजिक्स की कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स का कॉम्बिनेशन, मैथ्स के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ फिजिक्स के कॉम्बिनेशन, ज्योग्राफी के साथ फिजिक्स का कॉम्बिनेशन भी आने वाले टाइम में आपको कोर्सेज के फॉर्म में मिलने वाला है। सर, फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट अगर हम लेते हैं तो क्या एकेडमिक में इसका रोल है कुछ? ऑफ कोर्स, एकेडमिक्स में 2 तरह के ले लें साजिद साहब। एक तो अगर आपको टीचर बनना है तो सिंपल आप बीएससी फिजिक्स के बाद बीएड कर लें। अगर आपको लेक्चरर बनना है कॉलेज में तो एमएससी फिजिक्स के बाद आप CSIR नेट क्वालिफाई करके देन PhD करके आप कॉलेज में लेक्चरर बन जाएं। और जैसे अगर आपको किसी स्पेशलाइजेशन के फील्ड में जाना है, जैसे आपको एस्ट्रोफिजिक्स में काम करना है, जियोफिजिक्स में करना है, तो मास्टर्स आप एस्ट्रो एंड जियोफिजिक्स में करके भी उस फील्ड की तरफ आप निकल सकते हैं। ओके, आपने भी बीच में जिक्र किया था कि इंजीनियर्स भी आप बन सकते हैं सब्जेक्ट लेके फिजिक्स के। जी। तो ये एक अलग सब्जेक्ट है या हमें कोई ऐसी फील्ड चुनना होगा जैसे कंप्यूटर हो गया, IT हो गया या AI हो गया या और मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, ये सब के अंदर ही पढ़ के फिजिक्स की लाइन है या एक पर्टिकुलर कोर्स बनाया गया है फिजिक्स का 4 इयर्स का? पहले तो इंजीनियरिंग की कोई भी ऐसी सिंगल ब्रांच नहीं मिलेगी जहां फिजिक्स का एप्लीकेशन नहीं हो। सबसे पहले तो ये समझना है। तो फिजिक्स तो इंजीनियरिंग में आपको मिलेगी, लेकिन एक जो मैंने ब्रांच अभी थोड़ी देर पहले बताया, इंजीनियरिंग फिजिक्स, ये फिजिक्स कंप्लीटली टेक्नोलॉजी के साथ अटैच करके ये एक स्ट्रीम डेवलप की गई है और इस स्ट्रीम की चॉइस बच्चों की बहुत ज्यादा होने लगी है। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और जहां तक फिजिक्स के बारे में आपने पूछा है, तो फिजिक्स तो इंजीनियरिंग के हर स्ट्रीम में आपको मिलेगी। अगर आप फर्स्ट ईयर किसी भी फील्ड में आप इंजीनियरिंग करें तो आपको अप्लाइड फिजिक्स पढ़नी है, सेकंड ईयर में भी पढ़नी है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपने बीटेक उटेक करना शुरू किया तो फिजिक्स का आपको एप्लीकेशन फाइनल ईयर तक जाकर के, मैकेनिकल में भी फाइनल ईयर तक, कंप्यूटर में भी फाइनल ईयर तक जाके आपको इसके एप्लीकेशंस को पढ़ना है। ओके, ये एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं, एस्ट्रोनॉमी कोर्स जो करते हैं, वो भी फिजिक्स के लिए एक अलग से कोर्स है 3 इयर्स का, 4 इयर्स का? ऑफ कोर्स सर, आप पहले बीएससी कर लें और उसके बाद मास्टर जो है आप एस्ट्रोफिजिक्स में या जियोफिजिक्स में आप करके और उस फील्ड की तरफ आप एस्ट्रोफिजिक्स से एस्ट्रोनॉमी तो बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री दोनों अवेलेबल है? या पहले बैचलर आपको करना पड़ेगा, सिंपल फिजिक्स ऑनर्स कर लें, फिर मास्टर्स में आप स्पेशलाइजेशन ले लें। अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बहुत सारे जगहों पे इस तरह का कोर्स अवेलेबल नहीं है। पहले आपको बीएससी ऑनर्स फिजिक्स करना है एंड देन स्पेशलाइजेशन एट द मास्टर लेवल आपको एस्ट्रोफिजिक्स में कर लेना चाहिए। ओके, जैसा कि आपने कहा था कि आप PhD से फिजिक्स से PhD भी कर सकते हैं जी, तो इसमें रिसर्च करना होगा, राइट? ठीक है, तो किस तरह की रिसर्च है, कुछ आइडिया आप दे सकते हैं? किसी भी फील्ड में आप ले लें साजिद साहब, जैसे मैंने विंग्स आपको बताया, बिकॉज उसमें थीम होती है PhD में कि एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर आपको रिसर्च करना है, उसके बाद अपने थीसिस जो है आपको रेडी करके सबमिट करना है। जी, अब जैसे आपने MSc फिजिक्स किया, MSc फिजिक्स के बाद आपने CSIR नेट दिया और नेट क्वालिफाई करने के बाद फिर आपने रिसर्च शुरू किया। अब रिसर्च करने के लिए जो मास्टर्स में आपने किया होगा फिजिक्स, तो वहां पे आपने एप्लीकेशन अप्लाइड फिजिक्स लिया होगा, लाइक आपने एस्ट्रोफिजिक्स, जियोफिजिक्स, आपने रेडियो फिजिक्स लिया होगा या थर्मल फिजिक्स लिया होगा या नैनो फिजिक्स लिया होगा। इस तरह की कोई आपने ब्रांच वहां पे मास्टर लेवल पे चूज की होगी, फिर आप उसी ब्रांच में आगे चल के रिसर्च करें और अपने पेपर्स को सबमिट करें। ओके, अगर मैं जानना चाहूँ, क्योंकि अब ग्लोबली लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं स्टडी के लिए, तो मैं टॉप फिजिक्स इंस्टीट्यूट ग्लोबल अगर पूछूं तो आपकी नज़र में कोई है कि और कौन सी कंट्री है जहां से मतलब और बेस्ट कोर्स
जाके किया जा सकता है? बेहतरीन, अमेरिका में 4-5 यूनिवर्सिटीज सबके जुबान पे उसका नाम होता है। MIT है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, टेक्सास यूनिवर्सिटी है, अल्बानिया यूनिवर्सिटी है, ये आप ले लें, शिकागो यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या इसमें फिजिक्स की, अप्लाइड फिजिक्स की ब्रांचेस वहाँ पे मास्टर लेवल के लिए और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी अवेलेबल है, और वो आगे चल के फिर इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट भी हो जाती है। इसके अलावा आप कैम्ब्रिज चले जाएं, ऑक्सफोर्ड चले जाएं, आप यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच है आपका स्विट्जरलैंड में आप चले जाएं, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान में आप चले जाएं। यानी फिजिक्स तो ऐसी ब्रांच है जिसका एप्लीकेशन लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, और ऐसी कोई रेयर यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पे फिजिक्स का डिपार्टमेंट नहीं होगा और बेहतरीन होगा। बस रैंकिंग कैसे होती है कि वहाँ का लैब कितना सोफिस्टिकेटेड है। और इंडिया में बेस्ट अगर आपको फिजिक्स के लिए ऑप्शन लेना है तो IISc बेंगलोर, IITs या दिल्ली यूनिवर्सिटी या मुंबई यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में आप जाके फिजिक्स में अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू सर। लेकिन जब भी कोई करियर हम चुनते हैं तो कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं जी। तो फिजिक्स में आपको क्या प्रोज लगता है और क्या कॉन्स लगता है? देखिए, प्रोज ही पे हमको ध्यान देना है, कॉन्स तो जाहिर सी बात है, कमियां मतलब तो कुछ तो होगा तो फिर उसको मतलब हम टैकल कर सकें कि भाई ये प्रॉब्लम हमें आने वाली है अगर हम फिजिक्स को एज अ सब्जेक्ट ले रहे हैं। फिजिक्स को जब भी आप सब्जेक्ट लें, एक सीधी सीधी एक जिंदगी की जो बात है उसको मैं कहूँगा कि फिजिक्स क्यों ले रहे हैं ये भी आपको ध्यान में हमेशा रखना है। हाँ, फिजिक्स अगर आपको आगे चल के कौन सी ब्रांच, आपको क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ निकलना है या रिलेटिविटी फिजिक्स की तरफ आपको किस तरफ निकलना है वो पहले से आपको क्लियर होना चाहिए, या जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आए तो आपको पता चल जाना चाहिए। वरना ऐसा नहीं हो कि आप पढ़ते जाएं और आगे आपको क्या करना है उसको पता ही नहीं है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जिनसे हमारी बातचीत होती है, अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में उन्होंने फिजिक्स लिया तो पहले बताया कि मुझे न्यूक्लियर मेडिसिन पे काम करना है मुझे, तो उनका एक लाइन क्लियर है, वो मास्टर्स किया, मास्टर करने के बाद उसी फील्ड में उन्होंने रिसर्च करना अपना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि नहीं मुझे एस्ट्रोफिजिक्स पे काम करना है, तो BSc करने के बाद फिर MSc में एस्ट्रोफिजिक्स लेके रिसर्च किया और उस फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं। तो फिजिक्स के फील्ड में एक्सेल अगर आपको करना हो तो हमेशा इनिशियल से आपको अपनी सोच एकदम मजबूत करनी पड़ेगी। कहाँ पे इसमें परेशानी होगी कि आप पढ़ते जाएं और आपको पता ही नहीं है कि आपका हदफ क्या है, आपका टारगेट क्या है और आपको बढ़ना किधर है और आपका कोर इंटरेस्ट एरिया क्या है, उसकी अगर आपको परख नहीं हो तो हो सकता है यहाँ पे परेशानी क्रिएट हो जाए। हाँ, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि जब फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं तो ये थ्योरेटिकल बेस है नहीं, जैसा आपने शुरू में कहा कि फोर्स है इसके अंदर एक्शन है, मोशन है, एनर्जी है, तो ये सब के लिए एक लैब होगा जहाँ पे आपको काफी टाइम देना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तो शायद काफी वक्त लग सकता है। बाद में हमें रियलाइज होता है यार इतना ज्यादा हार्ड वर्क था इसके अंदर, तो शायद मैं कुछ और लिया होता। मुझे लगा था कि फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट खाली थ्योरी बेस है। और फिजिक्स है बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए, आप 10th में जब आपने फिजिक्स लिया होगा तो आपको थोड़े से प्रैक्टिकल करने होंगे, 11th में प्रैक्टिकल का आपका वो पार्ट और इंक्रीज करेगा, BSc में जाएंगे तो प्रैक्टिकल का पार्ट और इंक्रीज करेगा, मास्टर लेवल पे आप देखेंगे प्रैक्टिकल पे आप ज्यादा आ जाएंगे, और जब आप रिसर्च करेंगे तो मैक्सिमम चीजें प्रैक्टिकल पे आ जाएंगी। तो ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, मैटर एंड एनर्जी ये सब पूरा समझना पड़ेगा, पूरा समझना है, इलेक्ट्रिसिटी पूरा, एटम, ये वो सारी चीजें जो जिंदगी से अटैच है, सारी चीजें जिसपे आपकी जिंदगी मुनहसिर करती है बल्कि आगे चलती है, वो कंप्लीट चीज आपको फिजिक्स में पढ़ना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारे बच्चों को दिया है, और असरा ज़ैनब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा रुझान फिजिक्स की तरफ लाया कि हमें इस पर बात करना चाहिए, ये एक उभरती हुई फील्ड है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने दिया है आज हमारे बच्चों को, और उम्मीद करता हूँ असरा ज़ैनब कि अब आपका फिजिक्स की तरफ इंटरेस्ट क्रिएट होगा और आप फिजिक्स को समझ के पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, जाते जाते एक छोटा सा सवाल मैं सर करना चाहूँगा, वो ये है कि मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स दोनों में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपकी नज़र में दोनों में से किसकी तरफ हमें जाना चाहिए? देखिए, दोनों में से कोई तो 19 और 20 होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ फर्क तो आपके जहन में होगा। तो जिसमें थोड़ा सा ज्यादा, जैसे मैं कह रहा हूँ एक में 19 एक में 20 मार्क्स आप दे रहे हैं, तो लाइफ में तो आपको एक्सेल करना है, मैक्सिमम कंपटीशन के थ्रू आपको गुजरना है, तो जितनी आपके अंदर एक्यूरेसी होगी उतनी ही मंजिल आपकी आसान होगी। तो हमेशा कोर इंटरेस्ट जिसमें हो, ज़्यादा जिसमें दिलचस्पी हो, सब्जेक्ट वही ऑप्ट करें और उसी सब्जेक्ट की तरफ आप कदम बढ़ाएं। सर मुझे ऐसा लगता है कि आजकल कभी भी ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिसके बारे में हम अवेयर नहीं रहते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शायद हर चीज़ के लिए, अपडेट के लिए हमें कनेक्ट रहना है इंटरनेट से। यस ऑफ कोर्स, और कोई भी न्यूज़ आ जा रही है, कब एग्ज़ाम है, कब स्कूल खुल रहे हैं, या बहुत सारी अलग अलग न्यूज़ आ रही है, हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखें। एजुकेशन मिनिस्टर के पास बहुत सारे बच्चों ने अपनी एप्लीकेशंस भी और अपने
मैसेजेस भेजे हैं, बहुत सारे पेरेंट ने अपने कंसर्न रखे हैं और स्कूल के मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ने भी अपने कंसर्न रखे हैं। तो उस पर बात चल रही है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स कब और कैसे कराए जाएँ, सिलेबस कितना रखा जाए, फॉर्म पब्लिश होगा, ऑनलाइन आपको फिल करना होगा, तो डेट काफ़ी कम होगी। उसी तरह से जो वैकेंसीज़ भी आपकी आएगी, खा वो बैंक पीओ की हो या यूपीएससी सिविल सर्विसेज की हो या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की हो, तो सारी वैकेंसीज़ पे भी आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं आजकल, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ खास तौर से एक बार ज़रूर रीड किया कीजिए। और जो रिसेंट न्यूज़ आजकल चल रहे हैं एजुकेशन सेक्टर के लिए, उस पर भी आपकी एकदम आपका ध्यान होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई डेट अनाउंस कर दी जाए और आपको पता ना हो और हाथ से वक्त निकल जाए। जी सर, जाते जाते व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि अगले एपिसोड में हम सोच रहे हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट अगर ऑप्ट करते हैं तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आती है। सर, इसके बारे में हम इंशाल्लाह अगले एपिसोड में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और क्योंकि हम हमेशा बोलते हुए भी आए हैं प्रोग्राम में फैकल्टी मैथ SM रजा सर हमारे साथ जुड़े, तो शायद कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होगा वो एपिसोड। बस आपकी दुआएं और इस पे आपको कमांड है मैथमेटिक्स में। बस सब्जेक्ट सीखने की कोशिश हो रही है और अभी भी मैं सब्जेक्ट को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जो भी नॉलेज होगी, जो भी जानकारी होगी, वो मैं आपके सामने रखूँगा और कोशिश करूँगा कि आप मैथमेटिक्स में दिलचस्पी अपनी ले आएँ और मैथ्स को जिस जाविये से, जिस एंगल से आप देखते हैं, वैसे आपको देखना नहीं चाहिए। बहुत आसान सब्जेक्ट है और बस इससे अपने आप को लगाने की ज़रूरत है। और समझिए, कोशिश कीजिए। मैथ्स जब एक बार आपको समझ में आ जाएगी तो फिर इतना इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि इसके अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट की तरफ आपका रुझान ही नहीं जाएगा। तो इसको बहुत आसान समझना है। आसान समझेंगे तो आसान आपको समझ में भी आएगी वो। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। चैनल विन के प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में अगले एपिसोड में हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सिर्फ गुणा भाग का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कामयाबी दिला सकता है। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम इसी पर बात करेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आती है अगर आप मैथ्स एज अ सब्जेक्ट लेते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9930474147। साथ ही साथ ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com। देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया।